साथ ऋतु भंडारी। जेवर एयरपोर्ट विकास की एक नई पहचान या फिर 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से विकास बनाम सियासत की बहस अब तेज हो गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चर्चा बहुत जोरों से हो रही है। सरकार इसे नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर और भविष्य की पहचान बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक ब्रांडिंग का हिस्सा करार दे रहा है। कभी खेतों तो कभी गांव के लिए पहचानी जाने वाला जेवर आज देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में शामिल हो चुका है। सरकार का दावा है कि यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक क्रांति का द्वार है। एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल हब, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग जोन, होटल, कारोबारी केंद्र और हजारों रोजगार के अवसर विकसित होने की बात कही जा रही है। साथ ही बीजेपी का कहना कि जेवर एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और निवेश परियोजनाएं मिलकर उत्तर प्रदेश को देश की आर्थिक ताकत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष का सीधे तौर पर आरोप यह है कि जेवर एयरपोर्ट की अवधारणा कोई नई कहानी नहीं है, इसकी नींव पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में रखी गई थी। विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि क्या इस विकास का लाभ वास्तव में आम जनमानस तक पहुंच पा रहा है? क्या जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई है उन्हें पर्याप्त लाभ मिला है? क्या स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला? और क्या विकास की चमक के पीछे कई बुनियादी समस्याएं दबी जा रही हैं? सवाल यह भी उठ जाता है कि क्या जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेगा? क्या यह परियोजना बीजेपी के लिए चुनावी गेम चेंजर साबित होने जा रही है, या फिर जनता के विकास के दावों से आगे बढ़कर रोजगार, महंगाई, किसान और युवाओं के मुद्दे पर वोट करेगी? साथ ही बीजेपी इसे नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बता रही है, जबकि विपक्ष इसे श्रेय की राजनीति करार कर रहा है और उसका उदाहरण बता रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि क्या जेवर एयरपोर्ट विकास की उड़ान है या फिर 2027 के चुनाव की राजनीतिक उड़ान? क्या जेवर एयरपोर्ट बनेगा बीजेपी की जीत का रनवे? क्या पश्चिमी यूपी में विकास की तस्वीर वोटों में बदलती हुई नजर आएगी, या फिर चुनावी मैदान में जमीन, मुआवजा, रोजगार और किसानों के सवाल ज्यादा भारी पड़ेंगे? आज दिन भर जो जेवर एयरपोर्ट को लेकर तस्वीर सामने आई वो वाकई में बेहद ऐतिहासिक रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 172 किसानों से मुलाकात की, लेकिन उससे पहले की तस्वीरों का भी अगर हम जिक्र करें तो आज विमानों का संचालन शुरू हो चुका है। यानी कि जो पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी उसमें 172 किसान सवार थे, पहले यात्री बने, और ये वो किसान थे जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान अपनी जमीन अधिग्रहित की थी, यानी कि जमीन राष्ट्रहित में दे दी थी। आज उन्हीं 172 किसानों का सम्मान किया गया। आज उन्हीं 172 किसानों को जब सम्मानित किया गया तो सीएम योगी आदित्यनाथ उनके समक्ष थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके सभी किसानों की से चर्चा भी की और इसके साथ ही उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस को जाना। किसानों की तरफ से ये कहना कि ये जो पल है सीएम योगी आदित्यनाथ को हम अपने समक्ष देख रहे हैं, ये हम सभी को गौरवान्वित कर देने वाला है। हम उस दौरान भी लगातार कोशिश यही कर रहे थे कि जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से यहां पर किसी तरह से विकास की नई गाथा लिखी जाए, नई पटकथा लिखी जाए, और आज वो तस्वीर देखने को मिली है जहां पर किसान लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब किसानों को संबोधित किया तो उन्होंने बकायदा डे 1 क्या हुआ था उस बात का जिक्र किया, जब किसानों की तरफ से साफ लहजे में कह दिया गया था कि हम अपनी जमीन जेवर एयरपोर्ट को या फिर किसी भी तरह के निर्माण को लेकर या विकास को लेकर नहीं देंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में फिर कहा कि यहां पर अगर रोजगार बढ़ता है, विकास होता है तो रोजगार बढ़ेगा, और विकास अगर होगा तो निश्चित तौर पर जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तस्वीर और दशा बदल जाएगी। जिसके बाद किसानों ने हामी भरी, किसानों ने अपनी जमीन यहां पर राष्ट्रहित में राज्य सरकार को सौंप दी और एक बार भी सवाल उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन आज जब यहां पर सम्मानित किया गया तो आज किसानों का यह रिएक्शन सामने आया कि हमें लगा कि हमने जमीन सही जगह सही हाथों में दी है, आज उसका फायदा सही तरीके से हुआ है। हमारी जो खून पसीने की कमाई थी उसको किसी ने बेदखल नहीं किया है। किसानों की ये तमाम वो रिएक्शन रही जो आज दिन भर चर्चा का विषय बनने वाले हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, और ऐसे में न सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि यात्रियों को सहूलियत मिलेगी, चाहे विदेश यात्रा का भी जिक्र किया जाए या फिर पश्चिमी यूपी के किसान या पश्चिमी यूपी के लोगों का जिक्र किया जाए, तो इस एयरपोर्ट के माध्यम से बहुत फायदा पश्चिमी यूपी को सबसे ज्यादा मिलने वाला है।
लेकिन राज्य सरकार की तरफ से लगातार करार किया जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के लोगों को तो फायदा मिलेगा, लेकिन बाकी जो लोग हैं अवध के हो, बुंदेलखंड के हो, वो लोग ये ना सोचे कि उनको फायदा नहीं होगा। अगर वो यहां से ट्रैवल करते हैं तो सहूलियत होगी, वो वहां से आकर कोशिश ये करते हैं कि वो यहां पर आए और रोजगार करें, रोजगार के लिए यहां पर आते हैं तो निश्चित तौर पर उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक एक एक तस्वीर साझा कर रखे हैं। जेवर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हुई, पहले फेज में क्या क्या बनकर तैयार हुआ वो भी आप तक साझा कर रहे हैं। रनवे बना, इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनी, एयर ट्रैफिक बिल्डिंग बनी, सालाना यात्री क्षमता तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इसके साथ ही आने वाले समय में, क्योंकि पहला फेज का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, अब इंतजार ये किया जा रहा है कि दूसरे चरण का काम कब शुरू होगा और बहुत जल्दी दूसरे चरण के काम को लेकर शुरू कर दिया जाएगा, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे हम चर्चा करेंगे और ऐसे में तारुफ करा दे, चंद्रमोहन चौबे जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नितेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत भारत अपडेट में करती हूं। सबसे पहले चौबे साहब, आप ही के पास आते हुए, आज का दिन कितना ऐतिहासिक आप देख रहे हैं, क्योंकि आज जो भी तस्वीरें सुबह से सामने आई है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। सर नहीं, ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। ये गौरव का पल है कि जब उत्तर प्रदेश भारतवर्ष के और एशिया के मानचित्र पर सबसे बड़े एयरपोर्ट के नाम से अब जाना जाएगा जेवर। ये उत्तर प्रदेश के लिए जो है किसी ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं है। वरना जेवर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था वो किस नाम से जाना जाता था, किस तरह से अपराधों के नाम से जाना जाता था, किस प्रकार गोलीकांड के लिए जाना जाता था, आज वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास का केंद्र बिंदु बनेगा, भारतवर्ष के विकास का केंद्र बिंदु बनेगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। यही नहीं, आप ये देखिए कि विकास और विश्वास इसमें दोनों साथ है। विश्वास का मतलब आप देखिए कि जो जेवर के किसानों को, जिन किसानों ने अपनी जमीन दी थी, आज उनको भी सम्मान मिल रहा है। वो इस बात के लिए प्रसन्नचित हैं कि राष्ट्र के निर्माण में उनका भी योगदान है और जो उन्होंने योगदान दिया है उसका आज उनको सम्मान दिया जा रहा है। आप देखिए जेर एयरपोर्ट, उन्हीं किसान को आज पहली उड़ान उन लोगों ने 172 किसानों ने भरी जिनकी जमीनें इस एयरपोर्ट में दी गई थी या सरकार ने अधिग्रहण किया था। और सबसे बड़ी उपलब्धि आप देखिए कि जमीन अधिग्रहण को लेकर आपने देखा होगा लाठीचार्ज होता है, लोगों में हिंसक झड़प होती है, लेकिन कितनी शांति और सुव्यवस्था के साथ ये जो है एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। किसानों ने कहीं कोई विरोध नहीं किया। तो ये दर्शाता है कि सरकार और आम लोगों के बीच में, किसान के बीच में किस प्रकार समन्वय स्थापित हुआ, ये भी एक अच्छा उदाहरण है। निश्चित तौर पर अब बदलती हुई तस्वीर है, शायद वो देखने को मिल पाएगी, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। नितेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी का सर स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है ना सिर्फ आज के दिन को बल्कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी? नितेंद्र यादव जी, अगर आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है तो पहले अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। सर जी, भंडारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और उत्तर प्रदेश के तमाम सारे उन लोगों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन लोगों को जिनकी बहुत लंबी आशा है। 25 साल का प्रोजेक्ट जो 2001 में स्टार्ट होने की बात आई थी, इसके बाद 2-3 में उस पर कुछ काम हुए, फिर 12 से 17 की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिसकी स्वीकृति प्रदान की, दस्तखत किए पत्रावली पर, इसके बाद इस काम को स्टार्ट हुआ और आज 25 सालों का ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ। पहली उड़ान आज जारी हुई। उन तमाम किसानों को जिन्होंने योगदान किया उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये उम्मीद करता हूं कि जिस 25 सालों का ये प्रोजेक्ट आज बहुत लंबे इंतजार के बाद चालू हुआ, इसको सरकार बहुत अच्छे से चलाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जो पिछली सरकारों में बने थे, वो आज बंद पड़े हैं। तमाम सारे, जैसे चित्रकूट का नाम ले लिया जाए, आजमगढ़ का नाम ले लिया जाए, मुरादाबाद का नाम ले लिया जाए, ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में हैं जिनमें संचालन नहीं हो पा रहा है।
श्रावस्ती का एयरपोर्ट है हमारा, सुहा का है, आजमगढ़ का है, अलीगढ़ का है, तमाम सारे एयरपोर्ट सरकार में बनाए गए और वो सब आज डेट पे बंद पड़े, इनमें नियमित उड़ानें नहीं हो पा रही। तो ऐसी हमें उम्मीद है कि सरकार गंभीरता से लेगी और बहुत लंबा प्रोजेक्ट, जो 21 सालों का प्रोजेक्ट, 26-25 सालों का प्रोजेक्ट था, 2001 में जिसकी शुरुआत की गई थी और आज 2026 में बनकर तैयार हुआ। और सच्चाई है, एक सच बात है कि इसको गति देने का काम पिछली 2 सरकारों में हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अवध से जोड़ने का काम, पहला काम बहन मायावती जी की सरकार में हुआ, जो नोएडा से लेकर के आगरा तक का एक्सप्रेसवे बना, और दूसरा काम आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, जिसको आगरा से लेकर लखनऊ तक जोड़ने का काम किया। तो पश्चिम को अवध से जोड़ने का और इसके बाद आगे की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बहुत सारी परियोजनाओं, तो पूरा उत्तर प्रदेश की स्पीड बढ़ी है। और ये कहा जाता है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और उम्मीद करता हूं कि पिछले जिस तरीके से एयरपोर्ट के संचालन में लापरवाही बरती गई है, ये सरकार इस जेवर एयरपोर्ट के संचालन में इस तरीके की कोई विफलता नहीं करते हुए, इस पर बहुत गंभीरता से रखते हुए इसको बहुत बेहतरीन ढंग से इसका संचालन किया जाएगा, जिससे निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा और उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इस नेक काम की शुरुआत की थी। लैंड एक्विजिशन की जिस तरीके से शुरुआत की थी कि आगरा एक्सप्रेसवे की जब जमीनों का अधिग्रहण किया, एक भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि सर्किल रेट बढ़ाया गया और सर्किल रेट के बाद किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया गया और लोगों ने खुशी खुशी उसको स्वीकार किया। इसी तरीके से एयरपोर्ट को लेने में भी इस परंपरा का निर्वाह किया गया और आज पूरे बहुत अच्छे से इस एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को, व्यापारियों को, सबको शुभकामनाएं देता हूं, जिससे कम से कम गति बढ़ेगी और गति बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी, जिससे आने वाले समय में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बहुत सारी सुविधाएं होंगी और इसका संचालन सरकार बहुत अच्छे से करे, ऐसी ही आशा और उम्मीद करता हूं। नितेंद्र यादव जी, हालांकि सर आपकी तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया और आपकी बात उससे के माध्यम से थोड़ी असमंजस की स्थिति भी पैदा हो गई। सर समझ में नहीं आया, थोड़ी देर के लिए एस्टन देखना पड़ा कि कहीं नाम सही चल रहा है नहीं चल रहा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप या नहीं है, क्योंकि आपने जिन बातों का जिक्र किया आपने एक बार भी आलोचना नहीं की, जबकि समाजवादी पार्टी के कुछ दिग्गज नेता ऐसे हैं जिनके कुछ खास रिएक्शन सामने आए, जिन लोगों का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का सपना था ये प्रोजेक्ट। और आपने शुरुआत में ही कहा कि 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब तत्कालीन सरकार हुआ करती थी, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे, और उसके बाद 2003 में जब समाजवादी पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में आया तो सर ठंडे बस्ते में चले गया था, जो अभी तक एक्सपर्ट्स की राय आ रही है, लेकिन इसे समाजवादी पार्टी का प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। आपको ये जानकारी होगी कि इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति में जरा वहां के जिला अधिकारी तत्कालीन रहे होंगे, उनसे फोन करके पूछ लीजिए कि किस मुख्यमंत्री के दस्तखत हैं। आज इसका जो फाइनल प्रोजेक्ट बना है, वो तो जाहिर सी बात है कि दस्तखत समाजवादी पार्टी के होंगे, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जब शासन था 2001 में, राजनाथ सिंह उस दौरान मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, तो उन्होंने तो इस प्रोजेक्ट को लेकर चीजें आगे की थी, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी का शासन आया था, तो निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी आप लोगों की सरकार की उस दौरान बन जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सपना सोचिए कि अब जाकर 2026 में पूरा हो रहा है। निश्चित रूप से भंडारी जी, राजनाथ जी के बाद यहाँ बहन मायावती जी मुख्यमंत्री हुई थी, उस कार्यकाल में इसका 3.5 साल का कार्यकाल समाजवादी पार्टी का रहा था और उसके बाद फिर 5 साल बहन मायावती जी का शासन रहा था, 7 से 12, और 7 से 12 के बाद जब समाजवादी पार्टी को मौका मिला, इस काम को बहुत तेजी से बढ़ाया गया था और उसी की परिणति है कि आज उत्तर प्रदेश को एयरपोर्ट मिला। मैंने निश्चित रूप से कहा और इसका संचालन बेहतर ढंग से हो, हमने उत्तर प्रदेश की गति बढ़ाने का काम किया है। किसी से नहीं छुपा है कि आज आगरा एक्सप्रेसवे जो नोएडा से लेकर के आगरा तक बहन जी ने जोड़ा था और उसको उत्तर प्रदेश में लखनऊ तक लाने का काम आदरणीय अखिलेश जी की सरकार में लिमिटेड टाइम पे हुआ था। रिकॉर्ड टाइम पे 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे मात्र 23 महीने में बनकर तैयार हुआ था और वो जो मॉडल बना था उसको आज एनएफटी इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे हाईवे में कहीं भी टोल नहीं, एक प्रारंभ में और एक अंत में, बाकी जितने भी कट होंगे हर कट पर
अलग से बाहर निकलते समय ही टोल मिलेगा। इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी, बड़ा विजन लेकर के माननीय मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश जी चले थे और उस विजन को लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, हमारे साथ चूंकि राजनीतिक विश्लेषक मुकेश पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में। लेकिन मैं आपके पास लौटूंगी, उससे पहले नितेंद्र यादव जी, चूंकि आपने मायावती के शासन को याद किया और उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर उत्तर प्रदेश में किया, विकास की गाथा गाई, और इसके साथ ही आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया। चूंकि आप उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता हैं तो निश्चित तौर पर आपने उनकी भी तारीफ की। लेकिन 2026 में जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां पर बनकर तैयार हो चुका है और आज दिन भर जो तस्वीरें सामने, उसकी तारीफ आपने की, लेकिन योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री के तौर पर नाम नहीं लिया सर आपने। जी भंडारी, देखिए आप लगातार मैंने कहा सबका नाम लिया, मैंने सबके कार्यकाल नहीं सर नहीं लिया, आप एक बार सुनिएगा, आप पीछे फॉरवर्ड या रिवर्स करके सुनिएगा, आपने नाम नहीं लिया, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो तारीफ कर दी। और फिर अभी जब मुख्यमंत्री जी का नाम ले लेंगे तो फिर बहुत सारे लोग सवाल होंगे, प्रधानमंत्री का क्यों सवाल उठाएंगे सर? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने से पहले आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो अगर आप एक बार तारीफ कर देंगे सरकार की तो कुछ नहीं होगा। आलोचना आप लोग करते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन जहां पर सराहनीय काम किया वहां पर भी तो आप लोगों को पहल करनी चाहिए। मैंने तो आलोचना की नहीं, मैंने तो शुभकामनाएं दी, हमने चौबे जी को शुभकामनाएं दे दी, हमने चंद्रमोहन चौबे जी भाजपा प्रवक्ता बैठे, मैंने इनको शुभकामनाएं दी, तो ये तो प्रतिनिधि के तौर बैठे हैं। अगर ये मुझे कोई बात कहेंगे मतलब चौबे जी का योगदान है, प्रवक्ता बतौर बैठे, हाँ मतलब चौबे जी का योगदान है, योगी आदित्यनाथ का योगदान नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव भी तो इस डिबेट का हिस्सा नहीं है ना सर, मायावती भी तो इस डिबेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने उनका नाम लिया, उनकी तारीफ की। ये आपकी कमी, आपने उनको डिबेट का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा 2001 से लेकर सर समाजवादी पार्टी के इतने वरिष्ठ प्रवक्ता अगर भारत अपडेट को गेस्ट के तौर पर मिले हैं तो निश्चित तौर पर फिर आपका परसेप्शन जानना बेहद जरूरी हो जाता है। आपके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी आलोचना करती है तो ठीक है, सरकार की आलोचना करे, लेकिन जहां सरकार सही है कम से कम वहां तो तारीफ की जाए सरकार की। भंडारी जी, मैंने क्या कहा कि 2001 से लेकर 26 में प्रोजेक्ट पूरा हुआ, 25 साल की मेहनत है, जितनी सरकारें नहीं सबको उसमें। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं अब मुकेश पांडे जी के पास जा रही हूँ। 25 साल की मेहनत है, 25 साल की मेहनत में मायावती का हाथ है, अखिलेश यादव का यह हाथ है, लेकिन जो निर्माण कार्य हुआ है, जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है, जो ड्रीम पूरा हुआ है, वो सराहनीय योग्य है, तारीफ करने लायक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। मुकेश पांडे जी, अब चूंकि दोनों ही पैनलिस्ट को आपने सुना और आज के दिन को बेहद ऐतिहासिक और गदगद यहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज हो रहे हैं, और सीधे तौर पर जो आज की बेहद खास तस्वीर रही सर वो ये थी जहां 172 किसानों को सम्मानित किया गया, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। उन किसानों ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा वो कभी विमान में ट्रैवल कर पाएंगे और योगी आदित्यनाथ के समक्ष होंगे और उनका कहना कि भाई आज तो हमारा सपना पूरा हो गया। आज का ये ऐतिहासिक उद्घाटन, जो पहली फ्लाइट जो किसानों को लेके उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ये आयोजित किया गया है, मैं पूर्व के सभी मुख्यमंत्रियों का, आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, इसके मैं बता दूं आपको ऋतु जी, इसके बहुत सारे परिणाम हैं। परिणाम ये है कि सबसे पहले ये जो जेवर एयरपोर्ट है हमारे देश की जीडीपी में लगभग 30,000 करोड़ का योगदान देगा, 70 से 80,000 लोगों को रोजगार इससे मिलेगा जी। आसपास के जो क्षेत्र है उनका विकास होगा, और जो दबाव, जो प्रेशर हमारे इंटरनेशनल जो आईजीआई एयरपोर्ट पे है, जो दिल्ली वाले पे है, वो दबाव कम होगा और लोगों की कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी। चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, समय जरूर अवश्य लगा, इसमें समय जरूर 20-22 साल लगे। जितने भी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, मैं सबका धन्यवाद करूंगा, चाहे राजनाथ सिंह हो, बहन जी मायावती जी हो, अखिलेश जी का भी योगदान रहा है, उनको भी धन्यवाद, और प्रमुख तौर पर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, बात करते हैं हम बात करते हैं ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जेवर एयरपोर्ट बना है, इससे जेवर के साथ साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भला है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, ये मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, सारे क्षेत्रों का इसमें विकास होगा, जमीनों के रेट बढ़ेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों को रोजगार मिलेगा, तो बहुत सारे जो मुनाफे, जो फायदे हैं वो किसानों के लिए इससे देखने को आपको मिलेंगे।
दूसरी बात, जो स्मार्ट सिटी का विकास जो योगी जी मोदी जी का सपना है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल उसमें होगा, ऐसा मानता हूं। और अब देखिए, टूरिज्म आने वाले समय में हमारे देश का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। जो लोग विदेश से आते थे, जिसको मथुरा जाना है, आगरा जाना है, वृंदावन जाना है, वो सीधे आएंगे और आधे घंटे के अंदर वो आपके मथुरा वृंदावन पहुंच जाएंगे इस जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के थ्रू। तो इससे कहीं ना कहीं टूरिज्म बढ़ेगा, देश की आर्थिक स्थिति में योगदान देंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लोगों को असुविधा से बचेंगे। जो कुछ ना कुछ इसके अपितु नुकसान भी रहे होंगे जरूर। इतना लंबा समय लगा, किसानों को इसका भुगतान भी करना पड़ा होगा। लाठी डंडे जैसे अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, किसान ने पिटे, किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया। तो मुआवजे की जो पहल है, जो सरकार की नीतियां हैं, उसके तहत ही मुआवजा मिला है। कोई फालतू मुआवजा किसानों को किसी भी सरकार ने नहीं दिया। ये जो अपने अखिलेश जी के जो कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने मुआवजा के जमीन की एक्वायर करी और ये रेट दिया, वो एक कानून के तहत ही सारी कार्यप्रणाली हुई है। निश्चित देखिए ऋतु जी, जो एमएनसी कंपनी गुड़गांव में है, जो फरीदाबाद में है, जो नोएडा में, वो निश्चित ही तौर पर, क्योंकि ये कॉमर्शियल एयरपोर्ट भी रहेगा, तो निश्चित ही उन एमएनसी कंपनियों को भी आना शुरू हो गया और आगे जाके आएंगे। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, देश की सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और इससे निश्चित ही हर तरीके से देश की सरकार को, वर्तमान सरकार को इसका फायदा होगा। चूंकि आगामी 2027 में चुनाव भी है, तो थोड़ी सी जल्दबाजी सरकार ने अभी भी की है। अभी बस केवल एक फेज चालू हुआ है, जबकि इसमें 5 से 6 फेज में ये पूरा एयरपोर्ट तैयार होना है। पहले फेज में आज पहली फ्लाइट किसानों को लेके वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, धीरेन्द्र ठाकुर साहब जो है, वो लेके गए हैं। तो अभी जबकि इनको इसलिए जल्दबाजी करी, अभी इनको इलेक्शन तक वेट नहीं करना था, कि इनको दिखाना था कि भाई जो हमने कहा वो हमने किया। अभी ऋतु जी, इसमें 6 से 7 फेज में काम होना है। अभी आधे से 20% भी काम पूरा नहीं हुआ है। तो मैं जो सत्ताधारी जो सरकार है, उसको भी मैं आश्वस्त और उनको मैं बताना चाहता हूं कि ठीक है, आपने अच्छा काम किया है, आपने सरकार की पहल को आगे बढ़ाया है, लेकिन काम में देरी अभी इसमें 5 साल 6 साल का भी पूरा होने में कम से कम और अपेक्षा है। इतना कम से कम समय अभी और लगेगा। जी, निश्चित तौर पर। और ऐसे में सरकार की तरफ से हालांकि कहा भी गया है कि आने वाले समय में दूसरे चरण का काम भी यहाँ पर बहुत जल्दी तेजी के साथ शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन चौबे साहब, सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि आने वाले समय में सर 2027 के विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में तमाम एक्सपर्ट्सों की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि जो किसान थे पश्चिमी यूपी के विशेषकर, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहे थे, जिसका खामियाजा भुगतना भी बीजेपी को पड़ा था। और ऐसे में उसी का जो यहाँ पर डैमेज कंट्रोल की बात है, वो यहाँ पर की जा रही है। तो क्या ये एक टर्निंग पॉइंट होगा बीजेपी के लिए आने वाले समय में आर्थिक विकास से जोड़ता हुआ? ऋतु जी, ये सिर्फ भ्रम और अफवाह फैलाया गया था, है नहीं था 24 में खासकर, कि बीजेपी किसानों की विरोधी। जबकि अगर काम करने की बात होगी ना किसानों के हित में ऋतु जी, तो जितना अधिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हितों के लिए किया है, उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया। ये डंके की चोट पर आपसे हम कह रहे हैं। चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार 2007 से लेकर जब सपा की सरकार 2017 तक, 10 सालों में 2007 से लेकर 2017 तक मात्र इन लोगों ने 1,34,000 करोड़ रुपए गन्ना का भुगतान किया था। लेकिन हमारी सरकार ने 2017 से लेकर 26 तक इन 9-9.5 वर्षों में 3,85,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया है। यही नहीं ऋतु जी, इनके समय में जो है चीनी मिलें बंद हो रही थी, उन जमीनों को औने पौने भाव में व्यापारियों को दिया जा रहा था। हमारे समय में चीनी मिलें पुनः चालू हुई है जी। तो ये अंतर है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान भली भांति जानता है। किसी के भरमाने में, किसी के उकसाने में किसान आने वाला नहीं है। टिकैत जो है गए थे भड़काने उकसाने अपने गांव में, उनको मात्र जो है 25-26 वोट मिला और भाजपा को 1,000 से अधिक वोट उन्हीं के बूथ पर मिला था। जिनको ये सब किसानों का मसीहा, जिनको ये पोस्टर बॉय बनाकर समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो चलते थे। और सुनिए,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार लगातार वो हर काम कर रही है जिससे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता को विकास की पहुंच उन तक पहुंचे। आप देखिए ना विकास की कड़ी, हम आपसे कह रहे हैं काम के आधार पर समाजवादी पार्टी आए मैदान में, इधर उधर की बातें, झूठ भ्रम अफवाह न फैलाए। कितना काम उन्होंने किया है, कितना काम हमारी सरकार ने किया है, उस आधार पर वोट मांगेंगे। हम भी मांगेंगे, हम कहेंगे कि 2017 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में 6 एयरपोर्ट थे, आज 16 एयरपोर्ट हो गए। 2017 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे थे, आज 10 एक्सप्रेसवे है। 14 मेडिकल कॉलेज थे, आज 85 मेडिकल कॉलेज है। इनके समय में 1,92,000 भर्ती हुई थी, हमारी सरकार ने 9.5 लाख भर्तियां हुई है सरकारी। तो काम पर बात करें ना, हम तो तैयार हैं। और जब काम पर बात होगी ना तो उत्तर प्रदेश की जनता, रितु जी, भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेगी, क्योंकि हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। वरना ये उत्तर प्रदेश जंगल राज के नाम से जाना जाने लगा था। यहाँ पर व्यापारी आते नहीं थे, यहाँ निवेश नहीं आता था। याद करिए 2014 से पहले इस उत्तर प्रदेश में मात्र 2 कंपनियां मोबाइल की जो है कंपनियां थी बनाने वाली, निर्माण करने वाली, आज 200 से अधिक है। यही फर्मा उद्योग जो पूरे भारत वर्ष में 60% उत्तर प्रदेश से होता है। एक्सप्रेसवे का जाल, सड़कों का निर्माण सबसे अधिक कहीं है तो 2017 के बाद इस उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। ना हमारी सरकार में दंगा होता है, ना कोई पथराव होता है, ना कोई आतंकवादी हमला होता है। जो प्रयास करता है उसको उसकी सजा मिलती है। ठीक है। आज अपराधी त्राहिमाम करते हैं। आज अपराधी, पहले थाने से अपराधी छुड़ा लिया करते थे, आज थानों में अपराधी सरेंडर होकर हाथों में तख्ती लेकर आते हैं। तो ये परिवर्तन है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है। और वो हमें समाजवादी पार्टी हमारी तारीफ करेगी कि नहीं करेगी, हमें इनकी तारीफ की आवश्यकता भी नहीं है। ये माननीय योगी जी का नाम न ले, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ना ले, लेकिन प्रदेश की जनता बस नाम ले, वो देखे, वो कहे कि हाँ उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, कानून व्यवस्था सुधरी है, महिलाओं की स्थिति सुधरी है, किसानों की स्थिति सुधरी है। ये जनता बस कहे, और जनता जरूर इसका उत्तर हमें जो है 2027 में तीसरी बार सरकार बनाकर देने जा रही। ठीक है, चूंकि आपकी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नितेंद्र यादव जी को प्रवोक किया जाए और वो किसी तरह से आप लोगों के अगेंस्ट में भिड़ जाएं या फिर पलटवार करें, लेकिन नितेंद्र यादव जी आपसे भी मेरा सवाल ये रहेगा कि आज जो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली है, किसानों का सम्मान किया गया, किसानों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की है, उन्होंने अपने अनुभव, एक्सपीरियंस को साझा किया, तो क्या समाजवादी पार्टी को विपक्ष की भूमिका जो निभा रही है उत्तर प्रदेश में, उन लोगों को लगता है कि आज भी जो किसान है पश्चिमी यूपी के, वो राज्य सरकार या बीजेपी से नाराज हैं? देखिए, अभी हमारे साथी जगमोहन जी ने बहुत खूबसूरती से बताना शुरू किया, और पहले शुरू में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इतना खराब बता दिया कि वो तो पहले गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, गोली कांड के लिए जाना जाता था, और तमाम सारे जो जितने उसमें अनिष्ट हो सकते उन सब के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाना जाता था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या पहली बार सरकार में आई है? भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले 3 बार उत्तर प्रदेश में, पहले कल्याण सिंह जी का लंबा कार्यकाल, फिर राजनाथ सिंह जी का और राम प्रकाश गुप्ता जी का भी कार्यकाल रहा। तो उस कार्यकाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई कार्यक्रम नहीं हुए थे क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कोई सुधार नहीं हुआ था क्या? अभी ये बता रहे थे किसानों का कितना रुपया हमारी सरकार में भुगतान हुआ था और इतना रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिया गया था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये बताने की जहमत उठाएंगे कि आज की डेट पे किसानों का कितना बकाया है? आपको मैं ऋतु जी बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 16 फरवरी 2026 तक 121 चीनी मिलों का 3,287 करोड़ रुपया बकाया है। कब भुगतान करेंगे आप? किसानों का पूरा
इस सरकार ने पूंजीपतियों के हाथों कर, आप आए थे, आपने कहा था हम किसानों की आय को दोगुना करने जा रहे हैं। कितने किसानों की आपने आय को दोगुना करने का काम कर दिया? आपने क्या उनके सिंचाई के, बिजली के बिलों के माफ करने का काम किया? उनको क्या संसाधन दिए गए? आप किसानों का डीएपी, यूरिया, खाद तक तो दे नहीं पा रहे हैं। आप बता रहे हैं किसानों के सबसे हितैषी उत्तर प्रदेश में। अरे आपसे ज्यादा इस देश में क्यों ये बड़े बड़े साइलो अडानी जी ने बनवाए थे? ये किसकी देन थी? ये किसकी वजह से 700 किसानों की शहादत हुई थी? जिस कानून को आपके मोदी जी को बाद में वापस लेना पड़ा क्षमा मांगते हुए कि हम शायद अपनी बात को समझा ना पाए, कहते हुए आपने वापस लिया था। 700 किसानों की शहादत होने के बाद आपको ये बात याद आई थी और आप बता रहे हैं कि आप बहुत बड़े कर्मयोगी हैं। अरे भाई, आपके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है बाद में, और आप बता रहे उत्तर प्रदेश में ये कानून व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का हाल रहा। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही तो उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री थाने के अंदर मारा गया है। ये कानून व्यवस्था का हाल है उत्तर प्रदेश में। ये हाल है वर्तमान सरकार में, योगी जी की सरकार में, कि बलात्कार पीड़िता अगर थाने एफआईआर लिखाने जाती है तो थानेदार उसके साथ बलात्कार कर देता है। दूसरी ललितपुर सबको याद है, दूसरी घटना कन्नौज में बलात्कार पीड़िता की मां थाने में जाती है एफआईआर लिखवाने, थानेदार उसकी मां के साथ रेप कर देता है। आप बताएंगे बलात्कार? ये वो सरकार जहां एक व्यापारी थाने में होटल में सो रहा होता है, रात को पुलिस जाती, कुंडी खटखटाती, निकाल कर मनीष गुप्ता को मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में मार देती है। कानपुर का व्यापारी मनीष गुप्ता, ये बताएंगे कानून? विवेक तिवारी रात को सड़क पर चले आ रहे होते हैं, पुलिस रोकती, सीधे गोली मार देती लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में। ये कानून व्यवस्था की बात करेंगे? आज प्रतिदिन ऋतु की कोई दिन ऐसा नहीं जाता है उत्तर प्रदेश की मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही है। ये बात करेंगे कानून व्यवस्था की? ये बात करेंगे कानून व्यवस्था जहां हाथरस की बेटी जिसके साथ रेप होता है उसकी हत्या हो जाती है, रात के अंधेरे में पुलिस मिट्टी तेल डाल के जला देती है, उसके परिवार को लाश भी नहीं दी जाती। आप कानपुर की घटना देख लीजिए, अभी एक माहपुर बदनू थाना के अंदर 11 वर्ष की बेटी को पहले दरिंदों ने रेप किया, फिर गला दबाकर हत्या कर दी, उसको दफना दिया और कई दिनों बाद उसकी जानकारी हुई। बिल्हौर थाना क्षेत्र में बनारस से बेटी आती है, रात को स्टेशन पर उतरती है और चौबेपुर पहुंच जाती है और वहां वो मांगती होटल तलाशती है। होटल मालिक का लड़का उनको अपने होटल में ले जाता है, जब देखता है लड़की अकेली है तो रात को अपने दोस्तों को बुलाता है, रात भर उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। विधायक के करीबी होने के चलते उनके साथ कोई कार्रवाई हफ्तों नहीं होती, जब क्षेत्र की जनता आंदोलित होती तब कहीं जाकर एक एफआईआर होती। ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने कानून व्यवस्था चरमरा रही है। दलितों पर अत्याचार इस कदर बढ़े, इलाहाबाद किसको याद नहीं है कि एक दलित सरकार के खेत में काम करने से मना कर देता, गेहूं की आज कटाई नहीं करेंगे, उसकी पीट पीट करके खेत में हत्या कर दी जाती है। ये बात करेंगे कानून व्यवस्था की? ऋतु जी, मैं बिल्कुल आज की डेट पर कुछ ऐसी बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ आंख बंद करके अंधश्रद्धा में टूट करके इस तरीके की बात करेंगे। ये अंधश्रद्धा वाले लोग आज बात करने में कतराते हैं कि राम मंदिर देश और दुनिया में भारत का गौरव बन रहा था, आज वहां पर खुलेआम चोरियां हो रही हैं और चोरी का आरोप लगाने वाले कोई समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग, संघ के वो पदाधिकारी जो उस व्यवस्था में लेखा परीक्षक थे, महिपाल सिंह, वो ये बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे ब्रजभूषण शरण, इनका बेटा सांसद, वो कह रहा है मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, मैं नाम ले लूंगा। और महंत नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास, वो खुलेआम बात कर रहे हैं। विनय कटियार जो बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, वो बात कर रहे हैं अनियमितताओं की। ये लोग क्या बात करेंगे? उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से अनियमितता, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर चुका है। चारों तरफ त्राइमान है, किसान खाद के लिए परेशान है, नौजवान एजुकेशन रोजगार के लिए परेशान है, छात्रों को सही समय पे एजुकेशन नहीं मिल रहा। एजुकेशन का हाल उत्तर प्रदेश में 90 साल से ज्यादा कितने विद्यालय बंद कर दिए गए। ये बात करेंगे शिक्षा की, ये बात करेंगे रोजगार की, ये बात करेंगे किसान की, ये बात करेंगे नौजवान की, ये बात करेंगे महिला सुरक्षा की। महिला सुरक्षा के नाम पर आपने क्या किया? समाजवादी पार्टी की सरकार में डायल 100 की क्या चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई? हमारी सरकार में माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के चुनिंदा अधिकारियों को विदेशों में भेजा और वहां का जो सबसे अच्छा पुलिसिंग का सिस्टम होता था उसको ला करके उत्तर प्रदेश में एक बेहतर पुलिस व्यवस्था को बनाने का काम किया। डायल 1090 के नाम पर एक बेहतरीन व्यवस्था बनाई गई जिसमें महिलाओं। ठीक है सर, कानून व्यवस्था को लेकर निश्चित तौर पर आपराधिक गतिविधि पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रही है और उनका जिक्र भी आप कर रहे हो और डेटा भी आपने जारी किया है। लेकिन सर एनसीआरबी आंकड़ों को आप बार बार जिक्र करते थे और आज एक बार फिर से इसी डिबेट में मैं उस एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र करूंगी जिसमें बकायदा ये मेंशन किया गया है कि पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में आपराधिक गतिविधि कम हुई है, घटनाएं कम हुई है। हालांकि जो घटनाक्रम आप बता रहे हैं एनसीआरबी आंकड़ों के मुकाबले ये है कि पहले के मुकाबले कम हुआ है, तो उसको आप मानते हैं या नहीं मानते? नितेंद्र जी जल्दी से। जी सर जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद मुकेश जी के पास जाऊंगी मैं। जी ऋतु जी आप लगातार देख रहे हैं, मैंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं दर्ज ही नहीं की जा रही, आंकड़ों में हेराफेरी की जा रही है। आज प्रतिदिन आप सब मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन इस तरीके की गंभीर घटनाएं नहीं हो रही है। नहीं सर, फिर सवाल ये भी उठ जाता है ना कि ठीक है आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि एनसीआरबी के आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है, लेकिन यही एनसीआरबी के आंकड़ों का ढोल पहले आप लोगों की तरफ से पीटा जाता था। आप लोगों की तरफ से कहा जाता था कि एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं और तमाम महिला विरोधी या कई ऐसे अपराध यहां पर सामने आए। तो आज की तारीख में आप लोगों को ये एनसीआरबी के आंकड़े झूठे क्यों लगते हैं? बिल्कुल नहीं झूठे, मैं कह रहा हूं आज भी नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश अपराध के मामलों में। आप देश के पैमाने में जब आप देखते हैं तो नंबर 1 है उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध के मामले में। भुखमरी की स्थिति क्या है, ये आंकड़ों से हेराफेरी करेंगे और हमें बताएंगे। पहले तो इनको कौन सा अधिकार किसी ने दे दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को आप गाली दें? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आतंकवादी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आतंकवादी हैं। आप बताते हैं पश्चिमी उत्तर गोली कांड के लिए फेमस होता था। अरे तो आपकी भी सरकारें 3-3 बार रह चुकी है, कल्याण सिंह जी रहे, राजनाथ सिंह जी। ठीक है सर, आप लोगों की तरफ से इस मसले को कई बार उठाया गया था कि आतंकवादी, खालिस्तानी और तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके माध्यम से समाजवादी पार्टी ये कहती हुई नहीं थक रही थी कि किसान नाराज है। लेकिन आज 172 किसानों ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी है और ऐसी उन तस्वीरों के माध्यम से कहीं नहीं लगा कि किसान नाराज है। लौटूंगी मैं आप दोनों के पास, उससे पहले मैं मुकेश जी आपके पास आऊंगी। पश्चिमी यूपी को लेकर सर लड़ाई है और पश्चिमी यूपी में बीजेपी का जो दबदबा है वो निश्चित तौर पर पिछले कुछ समय से कम देखने को मिला, जिसके माध्यम से कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो विपक्षी भूमिका निभा रही है, क्या लगता है कि 2027 के फैक्टर में किसी तरह की कोई बड़ी चुनौती यहां पर बीजेपी के सामने खड़ी कर पाएगी? देखिए मैं आपको ऋतु एक चीज बता दूं, ये नितेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, भाजपा की और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की क्वालिटी ये है, जैसे ही अखिलेश यादव की बेटी के बारे में कुछ बयान आता है तो योगी जी खुद सामने चल के आते हैं और तुरंत ही इस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं और अपनी पुलिस को बोलते हैं। लेकिन इस पूरी डिबेट में मैं देख रहा हूं नितेंद्र यादव जी की तरफ से एक शब्द भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के या भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की कोई भी अभी तक कोई तारीफ या उनके कार्यों की कोई सराहना नहीं की गई। रही बात चुनावों की, ऋतु हर पार्टी, हर राजनीतिक दल चुनाव के दृष्टिकोण को देखते हुए कार्य करता है। जरूर अधूरा काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका उद्घाटन करके ये संदेश दे दिया है कि हमारी पार्टी आगामी समय में जैसे 6 से 16 एयरपोर्ट उन्होंने पिछले 9 साल में किए हैं, 10 साल में किए हैं, तो वह संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की पार्टी है, जो कहती है वो करती है। निश्चित ही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मैं व्यक्तिगत रूप से कहूंगा, एज अ पॉलिटिकल एडवाइजर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा कर दिया है, महिला सुरक्षित हैं। और मैं नितेंद्र यादव की बात को बता दूं कि भारत के अन्य राज्यों में आपके इंडिया गठबंधन की सरकार है, क्या वहां अपराध नहीं हो रहे हैं? क्या वहां हत्याएं नहीं हो रही हैं? उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, उस हिसाब से माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको कंट्रोल करके रखा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा है। तो ये आपके लिए एक लैंडमार्क स्थापित किया हुआ है कि आप अगर भविष्य में 27 में आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, आपकी सरकार बनती है, तो आप भी उस धरने पर चले, उससे बेहतर करके उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाएं। दूसरी बात,
अगर विरोध है तो विरोध करने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छे कार्य है तो उसकी आपको सराहना करनी चाहिए, निश्चित तौर पर। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है जी मुकेश जी, एक सवाल मेरा और आपसे रहेगा सर, चूंकि देखिए आज एक सेकेंड लौट रहे हो यादव जी, लौट रहे हो एक सेकेंड। मुकेश जी, एक सवाल और मेरा आपसे ये कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष की तरफ से कहा जाता था कि भाई किसान तो बीजेपी से नाराज है, एनडीए से नाराज है, तो आज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो किसानों का सम्मान किया है, जो वीआईपी ट्रीटमेंट बीजेपी की तरफ से दिया गया, क्या वो विपक्ष के मुंह पर तमाचा है? तमाचा के साथ साथ एक अच्छी पहल है, जिन किसानों ने कभी ये सोचा नहीं होगा या कभी बैठे नहीं होंगे, तो ये संदेश देने का योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने ये मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही है और किसी भी तरह से किसानों के अनहित को वो बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, इतना बड़ा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसमें बहुत समय लगा, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन ये अपने विपक्षियों को के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। 172 किसानों को आज योगी जी पहली फ्लाइट में ही अपने पास बुला के उनको स्वागत किया है, उनका सम्मान किया है। ये कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा है, राजनीतिक चाल है, इससे निश्चित ही सपा की सरकार, सपा के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी सीखेंगे, समझेंगे और अगला निर्णय उसी हिसाब से वो लेंगे। ठीक है, चौबे जी अब अपनी बात रखिए आप। चंद्रमोहन जी आवाज पहुंच रही सर? जी बात रखिए अपनी। नहीं, देखिए रितु जी, समाजवादी पार्टी उसी पश्चिम क्षेत्र की बात कर रही है जी, और महिला सुरक्षा की बात कर रही है। आप याद करिए, इनकी जब सरकार थी उसी पश्चिम क्षेत्र में जो सचिन गौरव की हत्या हुई थी, वो अपनी बहन और भतीजी को बचाने के लिए हुई थी। और जब उनकी हत्या हुई और हत्यारे जब थाने में जाते हैं, तो यही समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री, इनके विधायक और मंत्री जाकर उन अपराधियों को छुड़ा देते हैं और उसके बाद पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगा फैल जाता है। दंगे में कितने लोग मारे जाते हैं, उसमें भी इन्होंने भेदभाव किया था। जो 90,000 करोड़ की इन्होंने जो उसमें मुआवजा बांटा था, 90,000 करोड़ का, उसमें भी इन्होंने एक हिंदू को नहीं दिया था, सिर्फ इन्होंने जो है मुसलमानों को बांटा था। तो इनका चाल और चरित्र क्या है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। आज अगर कोई बेटी इस चौराहे पे छेड़ी जाती है तो अगले चौराहे पर वो अपराधी पकड़े जाते हैं या उनका इनकाउंटर होता है। अब क्या चाहते हैं, ये तो संरक्षण देते थे, इनके तो नेता कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इनके सांसद आजम खान, एक सांसद की जो लोकसभा की सांसद रह चुकी हो, उनके अंतः वस्त्रों पे टीका टिप्पणी करते हैं। तो ये क्या महिला की बात करेंगे, ये क्या सुरक्षा की बात? जी ठीक है, शायद सर कुछ इशू हो गया, लौटूंगे मैं आपके पास। नितेंद्र जी, अब बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से एक बार फिर से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब उनका पलटवार कीजिए, अपनी उनके लिए बात रखिए। अब क्या कुछ कहेंगे आप? नितेंद्र यादव जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत ही पूरी झूठ से होती है और आप देखिए चैनल में बैठ के लोग इतनी झूठ बोलते हैं। अभी इन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ और 90,000 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया। ये कल्पना से परे नहीं इन्होंने बात करी, इनके झूठ बोलने में जीरो भी बोल गए कि 90,000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है। ये लगातार इसी तरीके की झूठ फैलाने की बात करते हैं। और मैं मुकेश जी की बात से थोड़ा सहमत होता हूं कि उन्होंने कहा कि जब हमारे सांसद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बेटी पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा उसकी छवि को खराब करने के लिए अनर्गल टिप्पणी की गई, उसके काफी समय, कई दिनों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में आया और उन्होंने एक मीटिंग के दौरान ये कहा कि जिस तरीके की बेटी किसी की बेटी हो, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इसके लिए इन्होंने मुझसे सराहना, मैंने हालांकि कई बार उस बात को जिक्र किया, कई चैनलों पर भी बात आई तो मैंने कहा आज चूंकि अभी उस विषय पर कोई चर्चा नहीं थी इसलिए मैंने उस बात को नहीं उठाया। लेकिन ये सही बात इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा सरकार की कभी तारीफ नहीं की जाती है, क्या उसमें कुछ अच्छा नहीं दिखता? मुकेश जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं
और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि वो हमारी तारीफ करें, लेकिन आप तो राजनीतिक विश्लेषक, आपको 12 से लेकर 17 तक आदरणीय अखिलेश जी द्वारा कोई एक भी काम अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया, इसमें आज मुख्यमंत्री बैठते हैं लोग भवन, वो बनाया, इतनी बड़ी हाईकोर्ट की बिल्डिंग बनाई, इतना बड़ा इकाना स्टेडियम बनाया, इतनी बड़ी जनरेशन मिश्रा पार्क बनाई, लोहिया पार्क बनाया, लोग फुटपाथ बनाए, साइकिल ट्रैक बनाए, अंतरराष्ट्रीय लेवल का बस स्टैंड हजरतगंज का आलमबाग का बनाया, बहुत सारे काम गिनाना तो शुरू करूं, राजस्व परिषद की बिल्डिंग बनाई, जो कहने के लिए पूरी लंबी फहरिस्त है। तो जरा आप भी एक बात उसके देते कि डायल 100 हमने बनाया, पुलिस का मुख्यालय इतना बढ़िया बना के दिया जो अंतरराष्ट्रीय लेवल का है, आज भी पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम जो हमने उतने सारे उसमें बोलेरो और इनोवा जैसी गाड़ियां पुलिस के काफिले शामिल की, जब पुलिस साइकिल से चला करती थी, बदमाश पल्सर से भागा करते थे, उनका कैसे पीछा करती, ये काम तो आदरणीय अखिलेश जी की सरकार में हुए। हो सकता है एक बार आप भी अगर आदरणीय अखिलेश जी को धन्यवाद इस काम के लिए दे देते तो थोड़ा अच्छा लगता। चूंकि बताओ विश्लेषक, पार्टी के प्रवक्ता के बताओ तो मैंने आपसे कह सकता हूं, लेकिन बताओ विश्लेषक, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितना बड़ा सरासर झूठ बोल रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जरा सर्च करके बता दो कि कितना मुआवजा बांटा गया था, और कह रहे हैं सिर्फ एक समाज के लोग बांटा गया था। अरे भैया, मुआवजा वो सबको दिया गया था जिनका नुकसान हुआ था, और नुकसान की एक लिमिट होती है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बातें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ का वादा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया वो मैं आज बताना चाहता हूं, किनका विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय अडानी जी की जो आय बढ़ी है वो 1535% बढ़ी है। कितनी? 1535% आय अडानी जी की बढ़ी है। अंबानी जी की आय बढ़ी 542%, और भारत पे कर्जा बढ़ा है 191%। कितना कर्जा बढ़ा चौबे जी? जब से आपकी सरकार आई है भारत पे कर्ज हो गया 191 गुना, और आपकी भारतीय जनता पार्टी की आय कितनी हुई है वो भी मैं बता देता हूं। जो आपकी 2014 में पार्टी की इनकम थी 970 करोड़, तो भारतीय जनता पार्टी की आज इनकम हो गई है 4340 करोड़। ये 4340 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की इनकम हो गई है, और भारत का कर्जा 391 गुना बढ़ गया है। ये विकास हुआ है। अब देख लीजिए इसमें किसके हिस्से कितना, ये तो पार्टी का विकास हुआ है। पार्टी के नेताओं का कितना विकास हुआ है अलग अलग करके बताना शुरू करूंगा तो कई दिन लग जाएंगे। एक एक नेता जो कटोरा लेके घूमते थे वो आज हवाई जहाज से चल रहे हैं, लेकिन फिर जब इस विषय में जाएंगे तो डिबेट कई दूसरी दिशा में चली जाएगी। इसलिए आज के मुद्दे में सिर्फ 24 दिन से इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको मैं धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि चलिए आधा अधूरा ही सही उत्तर प्रदेश में आपने जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत की है, लेकिन आज के दिन कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को, वहां के नौजवानों को गालियां मत दीजिए, उनको आतंकवादी मत बताइए, उसको गोली कट्टे वाला प्रदेश मत बताइए। वो भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। अगर ऐसा है तो उतनी ही जिम्मेदारी आपकी बनती है जितनी आप विपक्ष के लोगों को कहना चाहते हो। इसलिए अनुरोध करता हूं जी आपसे बहुत हाथ जोड़कर विनम्रता से कि आज के दिन जब आप उन किसानों को हवाई जहाज में बैठा के उड़ा रहे हैं जिन्होंने अपनी जमीन दी थी इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए, उसी दिन आप वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियां भी दे रहे हो, आतंकवादी बता रहे हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बता रहे हो गोली कट्टे वाला प्रदेश हुआ करता था। आपसे ये उम्मीद नहीं, आप अच्छे प्रवक्ता है, पढ़े लिखे साथी हैं, तो कम से कम आज के दिन उनको गालियां मत दीजिए। और मुकेश जी आपसे अनुरोध, मैंने आदरणीय योगी जी को धन्यवाद दिया इस काम के लिए, और आगे भी अपील करता हूं कि बेटी वो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता की हो, तो चाहे वो बेटी स्वाति सिंह की बेटी हो। हम लोगों ने उस समय भी साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी का, जब दयाशंकर सिंह पार्टी के मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता के रहते हुए बहन मायावती जी को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो पलट करके बसपा के नेताओं ने उस समय के जो स्वाति सिंह और उनकी बेटी के लिए कहा था, तब भी समाजवादी पार्टी ने छाती ठोक के कहा था कि बेटी, और जो भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी थी बेटी के सम्मान में, भाजपा मैदान में, और उसके जवाब में स्वाति सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनी थी, स्वाति सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनी थी। तो क्या अगर भारतीय जनता पार्टी तब समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी थी, तो बराबर हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को नेताओं की आलोचना की थी कि हमारी आपकी राजनीतिक वैचारिक लड़ाई हो सकती है, हम आप एक दूसरे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे आपके परिवार में घर में बैठी बहन बेटियां
उनका क्या दोष है कि आप उनको अपमानित काम करने का काम करते हो? और जो काम भारतीय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने ये कह दिया कि राम मंदिर में लगभग 7 करोड़ की चोरी का खुलासा हो रहा है, तो आप उसके जवाब में इस तरीके के घटिया आरोप लगाएंगे? हमारी पार्टी के नेता की बेटी पर 7 करोड़ रुपए लेकर ठगने का आरोप लगा देंगे? ये निष्ठा की सारी पराकाष्ठा है। और ये काम भारतीय जनता पार्टी IT सेल के लोगों ने किया था, और कई दिनों तक होने के बाद में जब हम लोगों ने FIR करवाई, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए तब भी देर से भी कहा, तब भी मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और इसके बदले में मैं ये जरूर चाहूंगा कि कम से कम चौबे जी, आज के दिन कम से कम किसानों को कुछ मत कहिए, आज के दिन उत्तर प्रदेश के लोगों को मत कहिए। और अगर उत्तर प्रदेश में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो मैं उसके लिए भी योगी जी की तारीफ करूंगा। और अगर हमारी 12 से 17 की सरकार में कुछ अच्छा लग रहा हो तो जरा आप भी कह दीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है, मुकेश यादव जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए अगर कोई भी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता या फिर बीजेपी का प्रवक्ता कोई बयान देता है तो उसे पूरी बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। इस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नितेंद्र यादव जी की तरफ से कहना, मुलायम सिंह यादव, अबू आजमी 2014 से 17 में महिलाओं के प्रति उन्होंने किस तरह के बयान दिए हैं, सर मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है और शायद मैं उन शब्दों का इस्तेमाल कर पाऊं, तो क्या उसको अखिलेश यादव या पूरी समाजवादी पार्टी से जोड़ देना उचित है? मुकेश जी। देखिए, मैं अभी जो सपा के नितेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी ने, उन्होंने अपनी पार्टी के काम गिनाए कि लखनऊ हाईवे बनाया, एकाना बनाया, तारीफ है, अच्छा काम किया आपने, जनता के हित के लिए काम किया। आपके मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था बहन बेटियों के बारे में, ये भी आपको ज्ञात होगा कि युवाओं से गलती हो जाती है। आजम खान की टिप्पणी आपको याद होगी। तमाम आपके ऐसे नेता हैं जिन्होंने महिला, निश्चित रूप से मुकेश जी मुझे बहुत सारी बातें याद है। मुकेश जी मुझे बहुत सारी बातें, आपको याद होगा चिन्मयानंद स्वामी का वीडियो, आपको याद है कि प्रदूषण शरण सिंह, आपको याद है कुलदीप सिंह सेंगर, आपको याद है, और आपको याद है अपने आप की योगी आदित्यनाथ ANI के चैनल वाले को क्या कह रहे थे, आपको तो याद होगा ना, वो ANI चैनल का वीडियो सबको याद है। तो ऐसा है कि और किस संदर्भ में वो बयान फांसीवाद पर विरोध में था, वो जिस घटना था वो मुजफ्फरनगर में दिया गया बयान था, अर्थ को माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी उस समय कहे थे कि पहले वो प्रेम प्रसंग का मामला था कि पहले महिलाएं प्रेम प्रसंग करके लड़कों से दोस्ती करती और बाद में जब मनमुटाव हो जाता है तो उस प्रकरण को बाद में नितेंद्र यादव जी, आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं सर, अगर महिला विरोधी अभियान यहाँ पर बयान दिए गए तो उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप जिन बयानों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं सर वो सही नहीं है। ठीक है, मुलायम सिंह यादव के बयान को आप जस्टिफाई कर सकते हैं सर। नितेंद्र यादव जी सुन लीजिए सर, अबू आजमी आजम खान के बयानों को आप नहीं बता सकते, ये जस्टिफिकेशन आप सिर्फ किसी और प्लेटफॉर्म पर दीजिएगा। महिला विरोधी बयान उनकी तरफ से दिए गए थे, इस बात से डिनाई आप भी नहीं कर पाएंगे। अबू आजमी की तरफ से क्या कहा गया था कि अगर कोई महिला सहमति बिना सहमति के किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसे भी फांसी होनी चाहिए। आप इस तरह के बयान दिए गए थे। ऐसे में आजम खान, फिरोज खान, तमाम ऐसे नाम हैं जिनकी तरफ से ऐसे रूल जुलूल बयान दिए गए, तो उसका जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते। एक बार सुन लीजिए मुकेश जी की बातें। मुकेश जी, नितेंद्र यादव सुन लीजिए सर, आपको पूरा समय दिया, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, डिबेट को सुचारू रूप से चलने दीजिए। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, डिबेट का समापन होने वाला है, रुक जाइए। मुकेश जी, मजबूरी ये है नितिन यादव जी, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आप बोलने से पहले थोड़ा सुनने की भी थोड़ा सा सेंसिटिव रखें तो अच्छा लगेगा। अभी मैंने आपको एक बार बीच में नहीं टोका। देखिए, आपने बहुत लंबी कहानी गिनाई, अगर मैं कहानी गिनाने आगे आपने कुलदीप सेंगर का नाम लिया तो आज कहाँ है कुलदीप सेंगर को? कानून जो गलत करेगा उसका कानून न्याय करेगा ना, कानून उसको सजा देगा। ठीक है, मैं नाम गिनाऊं, फिरोज खान, आजम खान, आपके मुलायम सिंह, कितने नाम आपके गिरा दूं मैं? कितनी लंबी लिस्ट आपकी मैं गिरा दूं? लेकिन मसला गिराने का नहीं है, मसला ये है अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, चाहे वो सरकार अखिलेश यादव जी की हो चाहे योगी आदित्यनाथ जी की हो, उसको उसकी कुछ स्वीकारता होनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। मेरा मकसद ये है। और बहन की किसी की बेटी है, वो पूरे गांव की बेटी आज भी थी, पहले थी, जो हमारे बुजुर्ग मानते थे। मेरा कंसर्न आपसे ये है, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि बीजेपी ने ये अपना तुरुप का खोला है, जो किसानों को लखनऊ ले जाने का कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपकी नींव जो आप उम्मीद से लगाए हुए बैठे थे, कहीं ना कहीं उस नींव पर कुठात किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। जो आप सोचे थे कि हम इतनी सीट ले आएंगे, गठबंधन करके ले आएंगे, तो कहीं ना कहीं किसानों को खुश करने का ये पेशकश जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। ये निश्चित ही
उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश के जाट बाहुल्य क्षेत्र, जो अभी आपने कहा कि किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा। बिल्कुल, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत है। और आज उत्तर प्रदेश का किसान कहीं ना कहीं गदगद है, उत्साहित है और योगी सरकार का आभार भी व्यक्त किया जा रहा है ताकि वहां के नए जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके और किसानों की फसलों को भी किसी तरह का कोई खास नुकसान ना हो। बहरहाल मेरे पास समय की कमी, मुझे चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। माफी के साथ आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।